हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। अब जो कोलैप्स था कम्युनिज्म का, कहीं ना कहीं अब एक पेनफुल ट्रांजिशन हो रहा था एक ऐसा सिस्टम से, कहाँ से, एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। और ये जो मॉडल था कहाँ पे हो रहा था? रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप में। और इसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा था? आपका वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोला जा रहा था? शॉक थेरेपी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है तो सभी को याद रखना है। शॉक थेरेपी में कहीं ना कहीं ये जो सभी की सभी कंट्रीज़ थी, इनकी जो स्पीड थी, इंटेंसिटी थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन आज नहीं तो कल ये अपने अपने सेम डायरेक्शन में आपको इनके फीचर्स जो थे वो कहीं ना कहीं सिमिलर हमको देखने को मिल रहे थे। अब इन कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं इनको अब क्या करना था? पूरी तरीके से टोटल शिफ्ट करना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अब इनका जो पुराना स्ट्रक्चर था इसको उखाड़ फेंकना था, रूटिंग आउट करके फेंक देना था इनको। और अब जो इवॉल्व हुए थे कौन से पीरियड में? जो सोवियत यूनियन के जो पीरियड था उसमें जो सारी की सारी चीज़ें चल रही थी उसको अब यहाँ से हटाया जा रहा था। प्राइवेट ओनरशिप जो था इसको लेकर आया जा रहा था। अब सब ओनरशिप कौन सी रहेगी? प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की रहेगी। प्राइवेटाइजेशन हुआ स्टेट्स का, कॉरपोरेट ओनरशिप आ गई यहाँ पे। ये सब बहुत तेज़ी से लेकर आए गए। कलेक्टिव फार्मिंग को हटाया गया, प्राइवेट फार्मिंग को लेकर आया गया, एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म लेकर आया गया, क्योंकि इनके पास में अब कोई थर्ड अल्टरनेटिव नहीं था। आइदर ये आपका कम्युनिज्म को फॉलो करते या फिर ये कैपिटलिज्म में जाते, तो कहीं ना कहीं इनके पास में कोई थर्ड अल्टरनेटिव नहीं था। तो ये दोनों फेस में दिया है इंटरनल। अब आता है अपना एक्सटर्नल वाला फेस। शॉक थेरेपी जो था एक ड्रास्टिक चेंज ले रहा था एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमीज थी इसमें भी आपको इनको चेंज करना था। जैसे कि अब किस पे फोकस किया जा रहा था? सबसे ज़्यादा ट्रेड पे। अब सिंपल सी बात है, अगर ट्रेड होगा तो कंट्री आगे बढ़ेगी, इनको समझ में आ गया था। अब ये पूरी तरीके से स्विच हो रहे थे फ्री ट्रेड पे, जो इन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इन्होंने फ्री ट्रेड रिजीम्स, एफडीआई, इनको बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की। और साथ ही साथ सिस्टम को ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, ताकि फाइनेंशियल ओपनिंग की, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, डीरेगुलेशन, ये सब अब कंट्री के अंदर स्टार्ट हुआ। अब एक ट्रांजिशन आया फाइनली कि भाई इनके जो पहले अलायंस थे, मतलब ये 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप था ना, ये पहले एक दूसरे से ट्रेड करते थे। अब इन्होंने इस सिस्टम को क्या कर दिया? पूरी तरीके से बंद कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। और इन कंट्रीज़ को डायरेक्टली अब किससे कनेक्ट कर दिया? देखो, बेस्ट से, ना कि खुद से। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अब ये सब 15 के 15 किससे ट्रेड करेंगे? आपके बेस्ट कंट्रीज से। अब क्या हुआ कि एक समय आया कि इन्हें ऑब्जर्व कर लिया गया वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम ने। अब बेस्ट तो देखो अपना फ़ायदा देखेगा, जो उसको लगेगा कि ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएंगी, अपन वो ये चीज़ें इन कंट्रीज़ के अंदर इस्टेब्लिश करवाएंगे। सिंपल सी बात है। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो थी अब इनके सामने लीडर्स बन के सामने आई, इनको गाइड कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी इनके, कहीं ना कहीं इस रीजन को डेवलप करने के लिए। तो बहुत सारी इनकी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे के सारे काम इनको परफॉर्म करवा रहे थे। फाइनली इतना सब कुछ हुआ, इसको बोला गया शॉक थेरेपी। लेकिन देखो इसने सब कुछ क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। चलो यहाँ से समझते हैं कि क्या क्या कंसिक्वेंस, परिणाम निकल के आते हैं इस शॉक थेरेपी के। जो शॉक थेरेपी था ये 1990s में आया था, लेकिन इसने जो प्रॉमिस किया था कि भाई सबको एकदम टॉप पे लेके जाएंगे, इकोनॉमी को बहुत बढ़ाएंगे, इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया। इकोनॉमीज़ के अंदर र्यून आ गया था, डिसास्टर आ गया था पूरा सब कुछ पूरे रीजन में। रशिया की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, पूरी तरीके से ये कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसकी जो इंडस्ट्रीज़ थी, 90% इंडस्ट्रीज़ को कहाँ पे डाल दिया गया था? सेल पर डाल दिया गया था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ के लिए। जो रीस्ट्रक्चर था ये किया जा रहा था मार्केट फोर्सेस के द्वारा, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है ना? पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज थी एकदम से क्या होती चली गई? गायब होती चली गई। इसी पर्टिकुलर चीज़ को बोला गया था क्या? लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। एंड अब क्या होता है, क्योंकि जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी इनको बिल्कुल छोटे छोटे दामों पे इनको क्या कर दिया गया था? बेच दिया गया था।
अब जो सिटीजन्स थे इनको वाउचर्स दिए गए थे कि आप इन सेल्स में पार्टिसिपेट करें, और जो सिटीजन्स थे इन्होंने क्या किया, इनको ब्लैक मार्केट में जाके बेच दिया क्योंकि उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। अब जो करेंसी थी किसका, रशिया की, उसका नाम क्या है, रूबल। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है तो याद रखना है। ये बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है कंट्री के अंदर, लोग अपनी सेविंग्स को खो देते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग बिल्कुल भी फूड सिक्योरिटी देकर नहीं गई थी लोगों के लिए, ये ऐसे ही छोड़कर चली गई थी सिंपल। रशिया जो क्या कर रहा था, फूड इंपोर्ट ज़्यादा करने लग गया था। इनफैक्ट रशिया की जो जीडीपी की बात की जाए 1999 की, 1989 से कम थी, तो बहुत एक साइकोलॉजिकल शॉक था ये वाला। तो मतलब 10 साल अपन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिकली अपन 10 साल पीछे चले गए हैं। अब इससे क्या होता है कि इनका जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था जो पुराना वाला, इसको इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा था। जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। गवर्नमेंट जो थे सब्सिडीज़ इनको दे रहे थे, अब वो उन्होंने बंद कर दी। तो इससे क्या होता है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहाँ पे चला जाता है, पॉवर्टी, गरीबी में चला जाता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोग बाग माइग्रेट हो रहे थे। अब भाई अगर यहाँ पे रहेंगे तो मर ही जाएंगे, उनके पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। अब क्या होता है, कंट्री के अंदर माफिया इमर्ज हो जाता है और फाइनली वो किन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेता है, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। प्राइवेटाइजेशन लेकर आता है यहाँ पे क्या, डिस्पैरिटीज़। अब ये देखने को मिला आपके रशिया के पार्ट्स में, जो आज तक नहीं देखा गया था। अब ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही थी आपको रशिया के अंदर, ठीक है ना। रिच और पुअर्स में कहीं ना कहीं इनक्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कंसिक्वेंस के अंदर। अब इसके बाद में इतना ज़्यादा जो टॉपिक्स यहाँ से बताया गया है, इनके आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। यहाँ से इनकी 2000 में इकोनॉमीज़ रिवाइव होना स्टार्ट हुआ था कि ये मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना जो पैसा था अर्न कहाँ से किया, इन सेक्टर्स से। यहाँ से आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी चालू हो गई थी। और इस वाले फेस में बताया गया है क्या, कि जो कंट्रीज़ थी जैसे कि सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ थी, कुछ प्रेसिडेंट इन्होंने खुद को इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि वो कुछ ऑथोरिटेरियन हो गए थे, मतलब तानाशाही हो गए थे। 10 साल खुद के लिए इलेक्ट कर लिया, फिर और 10 साल बढ़ा लिया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप अच्छा सिस्टम कंट्री के अंदर एडप्ट नहीं करोगे तो ये लोग आपको एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्री के अंदर क्या हो जाएगी, तानाशाही वगैरह आ जाएगी। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है अपना, इसको भी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है एमपी बोर्ड के लिए, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लास्ट टॉपिक है अब अपना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखना है। डिस्क्राइब द इंडियाज़ रिलेशन विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। ये पेपर में 100% एक क्वेश्चन है, तो इसको सभी अच्छे से समझें। इंडिया है वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज से, जितनी भी थी। स्पेशली अगर सबसे अच्छे रिलेशन हमारे हैं तो वो किसके साथ में है, रशिया के साथ में, ठीक है ना। इंडिया के जो रिलेशन थे रशिया के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडो रशियन रिलेशंस जो हैं वो बने हुए थे किस चीज़ पे, ऑन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट एंड इनके जो पॉपुलर परसेप्शंस थे इन चीज़ों से। जैसे कि इंडिया के जो हीरो हैं स्पेशली राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये आपको वहाँ के बहुत सारे लोगों के नाम देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लोगों के अंदर सुनाए जाते हैं, घरों में बजते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मेमोरी है किसके साथ में, रशिया के साथ में। इंडिया और रशिया जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का विज़न भी शेयर करते हैं। और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी सेवरल पावर्स हों इंटरनेशनल सिस्टम में, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी को वो आगे बताते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक होता है या फिर एक धमकी मिलती है तो एक तरीके से सारे के सारी कंट्री क्या रिक्वायर्ड रहेगी कि सभी उस पर रिटेलिएट करें, जवाबी दें। फिर रीजनलिज्म को प्रमोट करें, सेटलमेंट्स को हट करें, जल्दी से नेगोशिएट करें, बैठकर बातचीत करें। फॉरेन पॉलिसीज़ होनी चाहिए इंडिपेंडेंट सभी कंट्रीज़ की। और बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी बॉडीज़ बनना चाहिए जैसे कि यूनाइटेड नेशन, और इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, और ज़्यादा इनको पावर देनी चाहिए। इसीलिए इंडिया ने रशिया के साथ में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए थे। कब किए थे ये,
2001 में इनको बोला गया था इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001। अब दोनों जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक तरीके से दोनों की दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक तरीके से बेनिफिट दे रही हैं दोनों को। देखते हैं कैसे। देखो इंडिया जो है वो कैसे बेनिफिट देता है रशिया को। रशिया जो है हमारे साथ में कब कहाँ कहाँ पे खड़ा हुआ है। देखो कश्मीर मुद्दे पे एनर्जी सप्लाई करता है। जब भी अपन को इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर टेररिज्म के ऊपर अगर किसी से बात करनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम रशिया के साथ में ये बातचीत करते हैं और हमें यही एक सेंट्रल एशिया में एक्सेस प्रदान करता है। अगर आपके रिलेशन इंडिया के अगर चाइना से ख़राब भी होते हैं तो हमारा कौन सुधारता है, ये रिलेशन कौन मैनेज करता है, रशिया ही है। तो कहीं ना कहीं इतना जब आपको रशिया देगा तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो रशिया के लिए भी खड़ा होना चाहिए। तो देखो लिखा भी है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आर्म्स मार्केट रशिया के लिए। इंडिया की जो मिलिट्री है वो क्या लेती है, हार्डवेयर लेती है रशिया से। अब इंडिया जो है एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो रशिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है किसके लिए, भारत के लिए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब क्राइसिस आया था तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया था रशिया से। और एनर्जी इंपोर्ट्स भी करता है रशिया की दो रिपब्लिक से, जैसे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। कोऑपरेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ में पार्टनरशिप ज़्यादा बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, स्पेशली ऑयल फील्ड्स में। रशिया जो है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया की न्यूक्लियर प्लांट्स का। इसने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की थी इंडियाज़ स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे हमें सायरोजेनिक रॉकेट की ज़रूरत थी तो कहीं ना कहीं रशिया ने ही इंडिया की मदद की थी। याद रखना है सभी को ये पॉइंट। रशिया और इंडिया जो है वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी क्या किया है, कोलैबोरेशन करके रखा हुआ है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, द एंड ऑफ बायपोलारिटी। तो ये आई होप कि ये अच्छे से सभी को समझ में आया हो। अब आते हैं इसके मैच द फॉलोइंग्स पे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, श्योरली अच्छे से इसको समझ लेना। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे इन्होंने क्या किया था, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। फिर शॉक थेरेपी क्या था, एक इकोनॉमिक मॉडल था जो अपन ने देखा अभी। रशिया जो था वो क्या बना था, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बोरिस येल्टसिन अभी अपन पढ़ के आए थे, कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। फाइनली आता है वॉरशो पैक्ट। वॉरशो क्या था, एक मिलिट्री पैक्ट था जो कब बना था, ये मैंने होमवर्क दिया था, इन द ईयर 1955। तो ये था चैप्टर। फाइनली इसको करते हैं आज एंड, और आपको अब दूसरा चैप्टर मिलेगा आने वाले दिनों में। आई होप कि ये सभी को अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।